तो दोस्तों एक और बेहतरीन के ड्रामा मूवी हमें यानी सीरीज देखने को मिल रही है एमा। जी हाँ दोस्तों, ये हमें 22 अगस्त को इस महीने के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस सीरीज की आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एमा एक दक्षिण कोरियाई ऐतिहासिक कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसका लेखन और निर्देशन ली हेयंग ने किया है और इसमें ली हानी, बैंग ह्योरिन को, जिन सेओन क्यू और चो ह्यूनचुल ने अभिनय किया है। यह सीरीज हुईरान और जुए के संघर्षों को दर्शाती है जब उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में कोरिया में धूम मचाने वाली सनसनीखेज हिट मैडम एमा बनाई थी। यह नेटफ्लिक्स पर 22 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। सार 1980 के दशक के कोरियाई सिनेमा की जीवंत लेकिन पुरुष प्रधान दुनिया में सनसनीखेज कामुक फिल्म मैडम एमा अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है, जो उत्साह और विवाद दोनों को जन्म देगी। कहानी दो अलग-अलग व्यक्तित्व वाली अभिनेत्रियों पर केंद्रित है, जो उद्योग के शोषणकारी स्वभाव के खिलाफ एक साझा संघर्ष में एकजुट होती है। कलाकार और पात्र। मुख्य जंग हीटेन के रूप में ली हनी, एक एक उभरता सितारा। बैंग हयोरिन को शिन जुए के रूप में एक एक नौसिखिया अभिनेत्री। गु जोगहो के रूप में जिन सियोन क्यू, एक मैडम एमा की निर्माण कंपनी शिनसुंग फिल्म्स के सीईओ। क्वाक इनवू के रूप में चो ह्यूनचुल, एक एक नौसिखिया निर्देशक। सहायक वू जीह्यून, एक ली जुयंग, एक किम जोंगसू, एक ली सुंगवूक, एक आहन गिलकांग, एक। उत्पादन विकास श्रृंखला को आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स द्वारा कमीशन किया गया था, जिसमें ली हेयंग लेखक और निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे, जबकि द लैंप कंपनी लिमिटेड और स्टूडियो किक कंपनी लिमिटेड ने उत्पादन का सहप्रबंधन किया था। 2 ढलाई मई 2023 में यह बताया गया कि ली हनी श्रृंखला में दिखाई देंगे। 3 सितंबर 2023 में जिन सेनक्यू, बैंग ह्योरिन को और चो ह्यूनचुल को कथित तौर पर प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। 4, 5, 6 ली, जिन, बैंग और चो को आधिकारिक तौर पर उसी महीने अभिनय करने की पुष्टि की गई थी। 7 फिल्माने श्रृंखला की मुख्य फोटोग्राफी 2023 में शुरू हुई और 2024 में समाप्त हुई। 8, 9 मुक्त करना यह श्रृंखला 22 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर विशेष रूप से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। प्रचार पोस्टर हंगुल हा, आरआर एमा, श्री एमा। शैली ऐतिहासिक कॉमेडी नाटक। द्वारा लिखित ली हेयंग, निर्देशक ली हेयंग। अभिनीत ली हनी, बैंग ह्योरिन को, जिन सियोन क्यू, चो ह्यूनचुल। उद्गम देश दक्षिण कोरिया, मूल भाषा कोरियाई। उत्पादन उत्पादन कंपनियां द लैंप कंपनी लिमिटेड, स्टूडियो किक कंपनी लिमिटेड। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। ऐतिहासिक फिल्म यहां पुनर्निर्देशित होती है। ऐतिहासिक नाटक के लिए इतिहास नाट्य शैली देखें। एक ऐतिहासिक नाटक, जिसे पीरियड ड्रामा, पीरियड पीस या सिर्फ पीरियड भी कहा जाता है, अतीत पर आधारित एक नाटकीय कृति है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर फिल्म और टेलीविजन के संदर्भ में किया जाता है, जो ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को अलग-अलग स्तर की कल्पना के साथ प्रस्तुत करता है, जैसे रचनात्मक संवाद या अलग-अलग घटनाओं को संक्षिप्त करने वाले दृश्य। जीवनी फिल्म एक प्रकार का ऐतिहासिक नाटक है जो आम तौर पर किसी एक व्यक्ति या सुपरिभाषित समूह पर केंद्रित होता है। ऐतिहासिक नाटकों में रोमांस, साहसिक फिल्में और स्वैशबकलर शामिल हो सकते हैं। ऐतिहासिक नाटक को ऐतिहासिक कथा साहित्य से अलग किया जा सकता है, जिसमें आमतौर पर काल्पनिक पात्रों और घटनाओं को ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जाता है। एक ऐतिहासिक कृति किसी अस्पष्ट या सामान्य युग, जैसे मध्य युग, या किसी विशिष्ट काल, जैसे रोअरिंग ट्वेंटीज, या हाल के अतीत पर आधारित हो सकती है। छात्रवृत्ति
अलग अलग युगों में अलग अलग उपशैलियाँ लोकप्रिय हुई है, जैसे कि वेस्टर्न और तलवार और चप्पल फिल्में, जिन्होंने 1950 के दशक में उत्तरी अमेरिकी सिनेमा पर अपना दबदबा कायम रखा। कॉस्ट्यूम ड्रामा को अक्सर ऐतिहासिक नाटकों की एक शैली के रूप में अलग किया जाता है। शुरुआती आलोचकों ने इन्हें भव्य परिवेश में रोमांस और रिश्तों पर केंद्रित फिल्मों के रूप में परिभाषित किया और इन्हें अन्य ऐतिहासिक नाटकों से अलग किया, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें ज्यादा गंभीर विषय है। अन्य आलोचकों ने कॉस्ट्यूम ड्रामा का बचाव किया है और तर्क दिया है कि उन्हें इसलिए कमतर आंका जाता है क्योंकि वे महिलाओं पर केंद्रित शैली है। एक ऐतिहासिक नाटकों को एक रूढ़िवादी शैली के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो एक ऐसे कल्पित अतीत का महिमामंडन करते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। 2. ऐतिहासिक सटीकता। 2004 में लंदन में 19वीं सदी के एक फिल्मी दृश्य का फिल्मांकन। ऐतिहासिक नाटक में अधिकतर वास्तविक लोगों या ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कथाएं शामिल हो सकती है, जैसे शेक्सपियर के इतिहास नाटक 3 अपोलो 13, द ट्यूडर्स, ब्रेवहार्ट, पोकाहोंटस, चेरनोबिल, एनिमी एट द गेट्स, लेस मिजरेबल्स और टाइटैनिक। 4 कार्यों में प्रासंगिक समय अवधि से वास्तविक जीवन के लोगों या घटनाओं के संदर्भ शामिल हो सकते हैं, या समय अवधि के तथ्यात्मक रूप से सटीक प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं या व्यक्तियों के सटीक चित्रण पर केंद्रित कृतियों को डॉक्यूड्रामा कहा जाता है, जैसे द रिपोर्ट, जहां किसी व्यक्ति का जीवन कहानी का केंद्र होता है। ऐसी कृति को जीवनी नाटक कहा जाता है, जिसके उल्लेखनीय उदाहरण अलेक्जेंडर, 5 फ्रीडा, हाउस ऑफ सद्दाम, लिंकन, लस्ट फॉर लाइफ, रेजिंग बुल, स्टालिन और ओपेनहाइमर जैसी फिल्में हैं। यह भी देखे। ऐतिहासिक कल्पित कथा। जिदाइगेकी, जापानी ऐतिहासिक नाटक। सेगुक, कोरियाई ऐतिहासिक नाटक। कॉमेडी नाटक के साथ भ्रमित न हों। ड्रामदी यहां पुनर्निर्देशित होता है। टीवी एपिसोड के लिए ड्रामदी ऑन्टुराज देखे। कॉमेडी ड्रामा, जिसे पोर्टमेंटो ड्रामेडी के नाम से भी जाना जाता है, 1-2 एक संकर शैली है जो कॉमेडी और ड्रामा के तत्वों को जोड़ती है। 3 फिल्मों के साथ साथ पटकथा आधारित टेलीविजन श्रृंखलाओं में गंभीर नाटकीय विषयों जैसे मृत्यु, बीमारी, विश्वासघात, दुख आदि को यथार्थवाद और सूक्ष्मता के साथ हल्के या हास्यपूर्ण लहजे को बनाए रखते हुए प्रस्तुत किया जाता है। 4-5 ड्रामेडी शब्द का इस्तेमाल टेलीविजन उद्योग में 1980 के दशक में शुरू हुआ। 6-7-8 आधुनिक टेलीविजन कॉमेडी ड्रामा में ड्रामा सीरीज में आमतौर पर पाए जाने वाले कॉमिक रिलीफ की तुलना में कहानी में ज्यादा हास्य समाहित होता है, लेकिन आमतौर पर सिटकॉम की तुलना में इनमें मजाक की दर कम होती है। उद्धरण वांछित, मुख्य भाग में सत्यापित नहीं। इतिहास। ग्रीक रंगमंच में नाटकों को हास्य या त्रासदी यानी नाटक माना जाता था। पहली हास्य कहानियां सुखद अंत वाली हल्की फुल्की कहानियां होती थीं और दूसरी गंभीर कहानियां दुखद अंत वाली। 8 इस अवधारणा ने रोमन रंगमंच और हेलेनिस्टिक काल के रंगमंच को भी प्रभावित किया। माना जाता है कि उस युग के रंगमंच का आधुनिक कथात्मक रचनाओं पर भी दीर्घकालिक प्रभाव रहा। 9 आज भी कृतियों को अक्सर 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नाटक और हास्य। उदाहरण के लिए, फिल्म और टेलीविजन में उपलब्धियों को मान्यता देने वाले कई पुरस्कार, जैसे कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 10-11 कई पुरस्कारों को इन 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। 20वीं सदी में फिल्म और टेलीविजन पर कॉमेडी ड्रामा जैसी फिल्मों का उदय हुआ। अमेरिकी सिनेमा में चार्ली चैपलिन की द किड 1921 को कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण वाली पहली फीचर फिल्म माना जाता है। 12-13-14 विशेषताएं। जनवरी 2022 में स्टूडियो बाइंडर फिल्म निर्माण ब्लॉग के लिए लिखते हुए राफेल अब्रेउ ने इस शैली को इस प्रकार परिभाषित किया। 15 ड्रामेडी एक ऐसी फिल्म या कार्यक्रम है जो नाटक
और हास्य के तत्वों का संतुलन बनाता है। कॉमेडी ड्रामा के रूप में भी जानी जाने वाली यह संकर शैली अक्सर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, ज़मीनी किरदारों और विश्वसनीय स्थितियों पर आधारित होती है। नाटक और हास्य के बीच का अनुपात अलग-अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय दोनों का अनुपात बराबर होता है और कोई भी पक्ष हावी नहीं होता। अब्रेउ यह भी कहते हैं कि ड्रामाडीज अक्सर तलाक, बीमारी, कठिनाई और दिल के दर्द जैसे संबंधित और गंभीर विषयों से निपटते हैं। इस कोरियाई नाम में परिवार का नाम ली है। ली हेयंग, दाए 2015 में। जन्म 18 अक्टूबर 1973, आयु 51। दक्षिण कोरिया। अल्मा मेटर सियोल कला संस्थान। व्यवसायों: फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक। कोरियाई नाम हंगुल ठीक है। आरआर आई हेयोंग, श्री आई हेयोंग। ली हेयंग, कोरियाई। जन्म 1973, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। ली ने अपनी पहली फीचर फिल्म लाइक अ वर्जिन 2006 निर्देशक ली हेजुन के साथ लिखी और निर्देशित की, जिसने सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए कई पुरस्कार जीते। उनकी पहली एकल फीचर फिल्म फॉक्सी फेस्टिवल 2010 थी। उनकी तीसरी फीचर फिल्म द साइलेंस्ट 2015 नामक एक रहस्यमय फिल्म थी। 1, 2, 3, 4 व्यक्तिगत जीवन: ली खुलेआम समलैंगिक है। 5 अविश्वसनीय स्रोत। 6 अविश्वसनीय स्रोत। फिल्मोग्राफी: निर्देशक के रूप में लाइक अ वर्जिन 2006, फॉक्सी फेस्टिवल 2010, द साइलेंस्ट 2015, बिलीवर 2018, फैंटम 2023, 7 एमा 2025। पटकथा लेखक के रूप में कमिंग आउट लघु फिल्म 2000, कंडक्ट जीरो 2002 और रेवॉयर यूएफओ 2004, लाइक अ वर्जिन 2006, फॉक्सी फेस्टिवल 2010, 26 वर्ष 2012, द साइलेंस्ट 2015, बिलीवर 2018। मूल विचार के लिए किक द मून 2001, स्क्रिप्ट संपादक के रूप में अरहान 2004। पुरस्कार: 2006 सातवां बुसान फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक लाइक अ वर्जिन। 2006 27वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक लाइक अ वर्जिन। 2006 27वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लाइक अ वर्जिन। 2006 पांचवें कोरियाई फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक लाइक अ वर्जिन। 2007 43वें बैकसेंग आर्ट्स पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लाइक अ वर्जिन। ली हनी 3 कोरियाई। जन्म 2 मार्च 1983, जिन्हें हनी ली के नाम से भी जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक है, जिन्हें मिस कोरिया 2006 का ताज पहनाया गया था और उन्होंने मिस यूनिवर्स 2007 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। वह डिरेंज्ड 2012, द ब्रोस 2017, एक्सट्रीम जॉब 2019 और ब्लैक मनी 2019 फिल्मों में अभिनय के लिए जानी जाती है। टेलीविजन में उन्होंने द रिबेल 2017, द फियरी प्रीस्ट 2019 से 2024, वन द वूमन 2021 और नाइट फ्लावर 2024 में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। प्रारंभिक जीवन: ली हनी 3 बच्चों में मछली है और उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उनके पिता ली सांगयोब को राष्ट्रीय खुफिया सेवा में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनकी मां मून जेसुक कोरियाई संगीत इतिहास में पीएचडी है और इवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के साथ साथ गिम्हे गयागुम ऑर्केस्ट्रा की संगीत निर्देशक भी है। उनकी बहन ली स्यूलगी को है,
जो पारंपरिक कोरियाई संगीत के केबीएस ऑर्केस्ट्रा की सदस्य है। ली के मामा राजनीतिज्ञ मून ही सांग नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष है। ली ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पारंपरिक कोरियाई संगीत में उच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4. उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 5. आजीविका सौंदर्य प्रतियोगिता। ली ने 2006 मिस कोरिया प्रतियोगिता जीती और मिस यूनिवर्स 2007 में दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व किया। वह शीर्ष 5 में जगह बनाने में सफल रही और तीसरी रनरअप रहीं। उस वर्ष जापान की रियो मोरी को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 6. ली को मिस ग्रैंड स्लैम 2007 भी चुना गया था। 7. संगीत। ली एक पेशेवर गेजियम वादक है। 8. जो एक कोरियाई संगीत वाद्ययंत्र है। कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत फाउंडेशन कुम्हो आर्ट सेंटर द्वारा उन्हें गेजियम प्रोडिजी का नाम दिया गया था। 9. उन्होंने 4 सीडी जारी की है और 25 से अधिक देशों में प्रदर्शन किया है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के कार्नेगी हॉल में संगीत कार्यक्रम भी शामिल है। 2017 में उन्होंने 2 दिवसीय उइजोंगबू अंतर्राष्ट्रीय गेजियम महोत्सव के हिस्से के रूप में गेजियम के अब तक के सबसे बड़े सामूहिक प्रदर्शन में भाग लिया। 10. ली ने 2018 शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जोसियन काल के शाही नृत्यों में से एक चुनेंगमू की पुनर्व्याख्या की। 11. ली डायनामिक डुओ दक्षिण कोरियाई जोड़ी के गाने जैम के संगीत वीडियो में दिखाई दी। 12. परिपत्र संदर्भ फिल्म और टेलीविजन। ली हनी ने राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क एसपीएस पर रियल टाइम टीवी एंटरटेनमेंट की सहमेजबानी की, जो 18 जुलाई से शुरू होने वाला 12 साल पुराना शो था, जो शो बिजनेस पर केंद्रित था। 13. 2008 में उन्होंने संगीत में पोलारॉइड में अभिनय की शुरुआत की, जो हेवाडोंग, जोंगनो जिले में पीएमसी डेहंगनो जेउ थिएटर में शुरू हुआ। 14. उसके बाद से उन्होंने संगीत में लीगली ब्लोंड में एले वुड्स और शिकागो में रॉक्सी हार्ट की भूमिका निभाई। 2009 में ली ने अपनी पहली टेलीविजन सीरीज द पार्टनर में एक फेम फेटेल वकील की भूमिका निभाई। 17. उन्होंने अगली बार रोमांटिक कॉमेडी सीरीज पास्ता 2010 में एक सेलिब्रिटी शेफ की भूमिका निभाई। 18. ली ने एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में अपना पहला अभिनय सम्मान जीता। पारिवारिक ड्रामा आयरन डॉटर इन लॉ 2011 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार। 19. 20 2011 में ली को एक्शन फिल्म हिट में उनकी पहली बड़ी स्क्रीन भूमिका में लिया गया था। 21. उन्होंने आपदा फिल्म डिरेंजर 22 और पीरियड कॉमेडी आई एम ए किंग 2012 में भी अभिनय किया। 23. ई जेयोंग की मॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द कैमरा 2013 में दिखाई देने के बाद ली ने जुआ फिल्म ताज़ा द हिडन कार्ड 2014 में एक अमीर विधवा की भूमिका निभाई। 24. वह 2014 में मॉडर्न फार्मर नामक एक कॉमेडी ड्रामा में भी दिखाई दी, जो एक्सेलेंट सोल्स नामक एक रॉक बैंड के बारे में है। इस बैंड में ली मिंकी, ली होंगकी, कांग ह्योक, पार्क मिनवू, यू हानचेओल, ली सियुन और हान की जून, क्वाक डोंग्योन शामिल है। बैंड ग्रामीण इलाकों में जाने का फैसला करता है। यह ड्रामा सीरीज उनके सपनों, प्यार और दोस्ती पर आधारित है। इसके बाद ली ने 2015 के ऐतिहासिक नाटक शाइन और गो क्रेजी में रानी डेमोक की भूमिका निभाई, जिसमें एक शापित गोरियो राजकुमार और बल्हे की आखिरी राजकुमारी के बीच काल्पनिक रोमांस दिखाया गया है। 25 उसी वर्ष उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म सोरी वॉयस फ्रॉम द हार्ट में अभिनय किया। 26 2016 में ली ने कॉमेडी ड्रामा कम बैक मिस्टर में अभिनय किया। 27 ली को सहकलाकार ओह येओनसियो के साथ उनकी केमिस्ट्री के लिए सराहा गया, जिनके साथ उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट शाइन और गो क्रेजी में अभिनय किया है। 28 2017 में ली ने ऐतिहासिक नाटक द रिबेल में प्रसिद्ध गिसांग जंग नोक्सू की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की
और कई अभिनय पुरस्कार जीते। 29 उसी वर्ष उन्होंने क्राइम थ्रिलर हार्ट ब्लैकेंड 30 और एक्शन कॉमेडी फिल्म द ब्रदर्स 31 में अभिनय किया। 2019 में ली ने कॉमेडी फिल्म एक्सट्रीम जॉब में एक नारकोटिक्स जासूस की भूमिका निभाई। यह फिल्म 16 मिलियन टिकटों की बिक्री के साथ अब तक की दूसरी सबसे सफल कोरियाई फिल्म बन गई। 32 उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी क्राइम ड्रामा द फियरी प्रीस्ट में एक अभियोजक की भूमिका निभाई। यह ड्रामा 20% से अधिक रेटिंग के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रहा। 33 दोनों परियोजनाओं ने ली की बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया और उनकी लोकप्रियता में वृद्धि में योगदान दिया। 34 2021 में ली ने एक और एसपीएस ड्रामा वन द वूमन में ली सांग्यू, जिन सियोयोन और ली वोनक्यू के साथ अभिनय किया, जिससे 2 साल में छोटे पर्दे पर वापसी हुई। 35 उन्होंने जो येओनजू, एक स्मार्ट लेकिन भ्रष्ट अभियोजक जो उनके पिछले नाटक द फियरी प्रीस्ट के समान है, और कांगमिना, एक चैबोल की नाजायज बेटी जो अपने परिवार और अपने पति के परिवार द्वारा दुर्व्यवहार की जाती है, के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाईं। यह नाटक आखिरी एपिसोड के साथ 3.2 मिलियन दर्शकों और 17.8% की रेटिंग के साथ हिट रहा। ध्रुवीय विपरीत व्यक्तित्व के साथ दोहरे चरित्र के अपने सफल चित्रण के लिए उन्होंने 2021 एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में शीर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार और डेसांग नामांकन अर्जित किया। व्यक्तिगत जीवन ली यूनिसेफ, कंपैशन और वर्ल्ड विजन जैसे कई संगठनों के स्वैच्छिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही है। वह ब्यूटी माइंड चैरिटी और कोरिया ग्रीन फाउंडेशन की सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य करती है। 36 ली के पास ताइक्वांडो में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट है और वह एक स्कूबा डाइवर और प्रतिस्पर्धी स्कीयर है। उद्धरण वांछित, वह ईसाई धर्म को मानती है। 37 और कभी शाकाहारी भोजन करती थीं, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अपनी आजादी के लिए मांस और मछली खाना शुरू किया। रिश्ता और शादी 8 नवंबर 2021 को यह पुष्टि हुई कि ली एक गैर सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थीं। 39 वे 2021 की शुरुआत से डेटिंग कर रहे हैं। 21 दिसंबर 2021 को सरम एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि ली ने उस दिन शादी कर ली है और शादी समारोह सियोल में आयोजित किया गया था, जहां केवल परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। 40 ली की एजेंसी के अनुसार उनके पति एक कोरियाई अमेरिकी कार्यालय कर्मचारी है। 41 जनवरी 2022 में ली की एजेंसी ने घोषणा की कि ली अपने पहले बच्चे के साथ 4 महीने की गर्भवती थीं। 43 20 जून 2022 को उन्होंने सियोल के एक अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। 44 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 मार सेओन्यो 2012 विक्षिप्त येओनजू मैं राजा हूं सुयोन 2013 कैमरा के पीछे खुद 2014 ताज़ा छिपा हुआ कार्ड राष्ट्रपति वू 2015 सोरी दिल की आवाज जी यौन 2016 चांदनी में खोया लेडी महेवा आवाज की भूमिका 2017 गरा हुआ शहर मिन चेओनसांग के सचिव दिल काला हो गया यूना द ब्रदर्स ओहरोरा 2019 चरम नौकरी जासूस चंग येओनसू काला धन किमनारी 2022 एलिनॉइड मिन काए 46 2023 प्रेत पार्क चाक्यूंग 47 रोमांस को खत्म करना हवांग येओराय 48 2024 एलिनॉइड भविष्य की ओर वापसी मिनकाए 49 50 2025 ऊपर के लोग सुबुसान में प्रीमियर 51 टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2009 साथी किम जंगवोन 2010 पास्ता ओह सेयंग 2011 अदमे बहुए किम योनजंग 2012 अमर क्लासिक सेओ यंगजू 52 2013 पीछे मुड़कर न देखे ऑर्फियस की कथा जंग यंगही 53 54
2014 आधुनिक किसान कांग यूनही 55, 2015 चमको या पागल हो जाओ ह्वांगबो येओवोन, जिन सेओन क्यू, कोरियाई, जन्म 13 सितंबर 1977, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें बड़े पर्दे पर उनकी भूमिकाओं जैसे द आउटलॉज 2017 और एक्सट्रीम जॉब 2019 के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2017 में 38वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में फिल्म द आउटलॉज में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जिनका जन्म 13 सितंबर 1977 को दक्षिण कोरिया के दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के जिन्हेगु में हुआ था। उन्होंने जिन्हे हाई स्कूल को में पढ़ाई की और भारोत्तोलन, ताइक्वांडो और हाप्किडो जैसे खेलों का आनंद लिया। जिनका व्यक्तित्व थोड़ा शर्मीला था, लेकिन जब उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया तो वे और भी ज्यादा ऊर्जावान हो गए। 3. 1996 में हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान जिनकी आकांक्षाओं ने एक अलग दिशा पकड़ी जब वह एक दोस्त के साथ जिन्हे में एक छोटी सी थिएटर कंपनी में गए। जब उन्होंने कलाकारों को एक साथ अभ्यास करते देखा तो उन्हें अभिनय से तुरंत प्यार हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर जिनको एहसास होता है कि वह हमेशा से शर्मीले रहे थे और गुमनामी में जीते थे, जबकि दूसरे लोग खुलकर हंसते और बातें करते थे। यह देखकर वह खुद को उस बेफिक्र माहौल में डुबोने के लिए तरस गए। मंच पर किसी और की तरह अभिनय करने से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। 3. हाई स्कूल में अपने अंतिम वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जिनने अपने परिवार को कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में अभिनय करने के लिए जाने की अपनी मंशा के बारे में बताया। कुछ परिवार के सदस्यों ने सवाल किया कि क्या वह कॉमेडियन की परीक्षा देने पर विचार करेगा, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनय के लिए एक अच्छे चेहरे की आवश्यकता होती है। 4. उनके पिता ने भी उन्हें हतोत्साहित किया। परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जिनके पिता चाहते थे कि वे अपने परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक स्थिर नौकरी करें। जिन ने कहा, इस स्कूल में अन्य की तुलना में ट्यूशन कम है, इसलिए इसके लिए क्यों न जाए। जिनकी मां ने प्रवेश शुल्क के लिए 1.2 मिलियन वॉन उधार लिए, जिससे उन्हें स्कूल में गुप्त रूप से दाखिला लेने की अनुमति मिली। उनके पिता को इसके बारे में केवल तब पता चला जब जिन ने गर्मियों की छुट्टी के बाद कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने जंग यूजियोंग के संगीत के स्नातक प्रदर्शन में अभिनय किया। उद्धरण वांछित आजीविका। जिन पार्क बोक्यूंग और किम जीह्यून के साथ परफॉर्मेंस डिलीवरी सर्विस गंदा के 3 संस्थापक सदस्यों में से एक थे। थिएटर गंदा की स्थापना उस समय हुई जब मिन जुनहो क्षेत्रीय प्रदर्शनों में, खासकर द मिरर प्रिंसेस प्योंगयांग स्टोरी के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। सहायता राशि प्राप्त करने और समारोहों में भाग लेने के लिए उन्हें एक थिएटर कंपनी की आवश्यकता थी। इसलिए मिन जुनहो ने थिएटर गंदा की स्थापना का निर्णय लिया। सदस्यों के दूसरे समूह में अभिनेता किम मिनजे, ली हीजून, जियोंग सेना, पार्क मिनजंग, जियोंग येओन, वू जीसून और निर्देशक ली जेजुन शामिल थे। 6. जिन सेओनग्यू ने 2004 में द मिरर प्रिंसेस प्योंगयांग स्टोरी नाटक से शुरुआत की। 7. जिन सियोनग्यू, जिन्होंने 2010 में एमबीसी ड्रामा रोल नंबर 1 किम जिनमिन द्वारा निर्देशित से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। मुशिन 2012 किम जिनमिन द्वारा निर्देशित, प्राइड एंड प्रेजुडिस 2014 किम जिनमिन द्वारा निर्देशित और 3 डेज 2014 शिन क्यूंगसू द्वारा निर्देशित जैसे नाटकों में दिखाई दिए। हाल ही में उन्होंने एमबीसी के वीकेंड ड्रामा द रोजी लवर्स के सीक्वल द वूमन किम ग्यूनहोंग द्वारा निर्देशित में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। 8. जिन ने कांग यूनसियोंग की फिल्म द आउटलॉज में चीन के यानबियान के ब्लैक ड्रैगन गुट के सदस्य वेन सुंगरोक की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में इस भूमिका के लिए निर्णायकों द्वारा सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने के बाद
वे फिल्म उद्योग में स्टार बन गए। 9-10 वह फिल्म कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2 इंटरनेशनल में जंग म्योंगजून के रूप में दिखाई देते हैं। वह उत्तर कोरिया के एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं जो एक वैश्विक आपराधिक संगठन का मुखिया है। 11 व्यक्तिगत जीवन जिन सेओनक्यू ने 2011 में अभिनेत्री पार्क बोक्यूंग से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। 1980 के दशक में सियोल के चुंगमुरो में, जो कोरियाई फिल्म उद्योग का केंद्र है, जंग हीरान ली हानी देश की शीर्ष अभिनेत्री के रूप में राज करती है। उनका स्वभाव बहुत उग्र है, जिसके कारण जब भी उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वह किसी पर भी भड़क जाती है और खुलकर बोलती है। फिर उन्हें गु जूग हो, जिन सुनक्यू की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनाई जा रही फिल्म मैडम एमा में मुख्य भूमिका के लिए चुना जाता है। गु जूग हो उस तरह के व्यक्ति है जो फिल्म उद्योग में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके सामने एक ऐसी स्थिति आती है जहां वह जंग हीरान को नियंत्रित नहीं कर पाते और उन्हें फिल्म से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। फिर वह एक बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित करते हैं और मुख्य भूमिका के लिए शिन जुए बैंग ह्योरिन को चुनते हैं। शिन जुए एक अभिनेत्री बनना चाहती है, लेकिन वह वर्तमान में एक नाइट क्लब डांसर के रूप में काम करती है। जंग हीरान मौजूदा हालात से बेहद नाराज है। वहीं क्वाक इन-वू चो ह्यून-चुल एक नौसिखिया निर्देशक है जो सपनों से भरा है, लेकिन स्वभाव से कमजोर है। वह मैडम एमा फिल्म के साथ अपनी पहली फिल्म निर्देशित करेंगे। गालना ली हानी जंग हीरान बैंग ह्योरिन शिन जुए जिन सनक्यू गु जोग हो चो ह्यून-चुल क्वाक इन-वू चो ह्यून-चुल कोरियाई जन्म 24 दिसंबर 1986 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन सीरीज होटल डेल लूना 2019, डीपी 2021 से 2023, इंस्पेक्टर कू 2021 के साथ-साथ फिल्म द फर्स्ट लैप 2017 और सैमजिन कंपनी इंग्लिश क्लास 2020 में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2009 एलर्जी के समय में प्यार निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में 2010 पिटपैट विंग चुन ह्यूनचेओल लघु फिल्म 2012 वास्तुकला 101 दांग 2014 सियोल में रोमांस सहनिर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में 2015 सिक्का लॉकर लड़की हांगजू रोबोट पुनरुद्धार निर्देशक के रूप में 2016 सुरंग बचाव दल के सदस्य मालिक आहन क्यूंगनाम मेरी बहन मर चुकी है हान्यूल लघु फिल्म 2017 पहला चक्कर सुह्यून 2019 मालमोई द सीक्रेट मिशन पार्क बोंगरू सीमा का राजा डोंगचेओल 2 फिल्म एडवेंचर यंगहवा 2020 समजिन कंपनी अंग्रेजी कक्षा चोई डोंगसू 3 सबसे अच्छा दोस्त यंगचेओल 4 2022 द ड्रीम सॉन्ग्स निर्देशक के रूप में 27वें BIFF में प्रीमियर 5 2024 बोगोटा खोया हुआ शहर जे वूंग 6 टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2017 आर्गन हियो जोंगताए 7 2019 अलहम्ब्रा की यादें चोई यांगजू 8 होटल डेल लूना सांचेज 9 भीतर का झूठ पार्क सेओंगजे कैमिया 10 2021 इंस्पेक्टर कु ओह क्यूंगसू 11 2023 भूतप्रेत जादूगर कैमियो एपिसोड 7 12 वेब श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2021 से 2023 डीपी जो सुकबोंग सीजन 1 13 2023 एक दिन की छुट्टी कला शिक्षक कैमिया 14 TBA सुखद बदमाशी यंगग्यून 15 एमा क्वाक इन-वू 16 निर्देशक ली ने कहा कि एमा शब्द सिर्फ फिल्म के मुख्य किरदार से कहीं ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया, मेरे लिए
एमा सिर्फ उस मुख्य पात्र तक सीमित नहीं है। मैं चाहता था कि यह किसी व्यापक चीज का प्रतिनिधित्व करे, एक ऐसा प्रतीक जो 1980 के दशक की इच्छाओं को दर्शाता हो। उस समय एमा के रूप में जीने का मतलब था जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए पूर्वाग्रह, गलतफहमी और हिंसा का सामना करना। मैंने जो कहानी रची है उसका उद्देश्य उन लोगों का समर्थन और सम्मान करना है जिन्होंने उस दौर में धीरज धरकर मजबूती से खड़े रहे। हीरान का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री लिहानी ने उनकी भूमिका को उस युग की शीर्ष अभिनेत्री और एक गर्वित और आत्मविश्वासी महिला के रूप में वर्णित किया, जो जोर से घोषणा करती है कि वह फिर कभी नग्न दृश्य नहीं करेंगी। वह 1980 के दशक में खुद को फिर से गढ़ने का इरादा रखती है। लेकिन एक बार कामुक फिल्म में सहायक भूमिका के रूप में एरिका के रूप में चुने जाने के बाद उसे नग्न अभिनय करने के लिए मजबूर किया जाता है और हिंसक स्थितियों में घसीटा जाता है, और उसे एक अभिनेत्री और एक व्यक्ति के रूप में खुद को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस तरह की भूमिका निभाने में दबाव महसूस हुआ, तो ली ने कहा कि इसके विपरीत वह वास्तव में रोमांचित थीं। बेशक, मैं यह नहीं कह सकती कि मैंने खुद पुरानी व्यवस्था का पूरा अनुभव किया है, लेकिन मैंने उसके अंतिम चरण की एक झलक जरूर देखी, और मुझे अक्सर लगता था कि यह कितनी शर्म की बात है कि उस उद्योग में महिलाओं को पूरी तरह से वासना की वस्तु बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक इसी वजह से मैं इस परियोजना को और भी साहस के साथ आगे बढ़ा सकी, उन्होंने कहा। चूंकि यह नया काम हमें उस संकीर्ण नजरिए से बाहर निकलने का एक मंच प्रदान करता है, इसलिए मुझे लगा कि यह चीजों को और खुलकर समझने का एक मौका है। यह जानकर ताजगी महसूस हुई कि समय सचमुच बदल गया है, और अब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम 1980 के दशक को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। अभिनेत्री बैंग ह्योरिन ने जुए का किरदार निभाया है, जो एक नाइट क्लब टैप डांसर है और सुपरस्टार हीरान की प्रशंसक है। वह मैडम एमा के ऑडिशन में हिस्सा लेती है और अंततः मुख्य भूमिका जीत लेती है, और एक अभिनेत्री के रूप में अपने विकास के कष्टदायक लेकिन परिवर्तनकारी सफर की शुरुआत करती है। कोरियाई फिल्म उद्योग के केंद्र 1980 के दशक की चुंगमुरों को फिर से बनाने के काम को याद करते हुए निर्देशक ने कहा कि उन्होंने खुद को इसके जाल में फंसने दिए बिना पूरी तरह से सटीक बारीकियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सतह पर ध्वनियाँ और चित्र जितने ज्यादा चमकदार दिखाई देंगे, उस बर्बर युग की हिंसा उतनी ही स्पष्ट रूप से एक संदेश के रूप में सामने आएगी। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह नाटक 1980 के दशक पर आधारित है, फिर भी दर्शक वर्तमान के साथ आश्चर्यजनक समानताएं देख पाएंगे। निर्देशक ने कहा, कुछ सामाजिक बुराइयां आज भी जिद्दी बनी हुई है, लेकिन साथ ही एमा में दर्शाई गई हिंसा और क्रूरता को समाज स्वयं पहचान रहा है और चुनौती दे रहा है। हम इन बुराइयों को दूर करने और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया में है, जो मेरे लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण का संकेत है। 1982 की फिल्म मैडम एमा, जिसे 1980 के दशक में कोरिया के कामुक सिनेमा के उदय की शुरुआत के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है, को 21वीं सदी के लिए पुनःकल्पित किया गया है। चुन डूवान के सैन्य शासन के दौरान सरकार ने तथाकथित 3S नीति, स्क्रीन, खेल और सेक्स को लागू किया, जिसका उद्देश्य जनता को शांत करना और राजनीति से ध्यान हटाना था, जिससे कामुक फिल्म उद्योग में तेजी से उछाल के लिए परिस्थितियां पैदा हुई। नेटफ्लिक्स ड्रामा एमा, जो शुक्रवार को रिलीज होगी, शीर्ष स्टार हीरान, ली हानी और नए अभिनेता जुए, बैंग ह्योरिन की कठिन यात्रा बताती है, जो मैडम एमा को जीवंत करने की प्रक्रिया में उस समय की चकाचौंध भरी सुर्खियों के पीछे छिपी अंधेरी वास्तविकताओं का बहादुरी से सामना करते हैं। द साइलेंस्ड, कोरियाई 2015 की दक्षिण कोरियाई रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसे ली हेयंग द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जिसमें पार्क बोयंग, उहम जीवोन और पार्क सोडेम ने अभिनय किया है। 4, 5, 6 कथानक 1938 में जापानी कब्जे के दौरान केइजो, सियोल में घटित, यह फिल्म जूरान शिजुको, पार्क बोयंग पर केंद्रित है,
जो एक बीमार लड़की है जिसे स्वास्थ्य लाभ के लिए एक सेनेटोरियम गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसकी नई दोस्त योनदेओक और प्रधानाध्यापिका के विशेष उपचार कार्यक्रम की बदौलत उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि छात्र एक एक करके गायब हो रहे हैं और उसके अपने शरीर में भी असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित, जूरान इन रहस्यमय घटनाओं और उनमें स्कूल की संभावित भूमिका की जांच शुरू करती है। जूरान अपनी कुछ सहपाठियों को भयानक स्थिति में देखने लगती है, उन्हें खून बह रहा है या उन्हें गंभीर दौरे पर रहे हैं। स्कूल जूरान को यह समझाने की कोशिश में कि यह सब उसके दिमाग में है, कुछ भी असामान्य होने से इनकार करता है। अपनी सहपाठी युका से सामना होने पर जूरान भड़क उठती है और भयंकर क्रोध में आकर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए युका का एक ही हाथ से गला घोंटकर लगभग मार ही डालती है। जूरान को समझ नहीं आता कि उसके साथ या स्कूल की दूसरी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। योनदेओक की मदद से, जिसे अब अपने स्कूल के दिनों की अन्य भयावह घटनाएं याद आ रही है, दोनों प्रधानाध्यापिका के कार्यालय में घुसकर जांच पड़ताल करती है। वहां वे प्रधानाध्यापिका और जापानी सैन्य वर्दी पहने एक युवक के बीच बहस सुनती है। बहस एक नई दवा और परीक्षार्थियों के गायब होने को लेकर है, जिसमें गायब हो रहे सहपाठियों का जिक्र है। जब प्रधानाध्यापिका और सैनिक कार्यालय से बाहर निकलते हैं, जूरान और योनदेओक अपनी जासूसी जारी रखते हैं और अंततः उन्हें जापानी भाषा में लिखा एक प्रयोग प्रस्ताव मिलता है। यह एक प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा का वर्णन करता है, जिसका उद्देश्य मानव स्थिति को बदलना है, विषयों को बहुत मजबूत बनाना, लेकिन उनकी भावनाओं को भी बढ़ाना और कई प्रतिकूल दुष्प्रभावों का कारण बनना है। इससे पता चलता है कि इंपीरियल जापान लड़कियों को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जापानी सैनिकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए दवाओं का निर्माण करने के लिए प्रयोगशाला चूहों के रूप में उपयोग कर रहा है। जूरान और योनदेओक को अपनी और एक पिछले सहकर्मी की फिल्में भी मिलती है जो दवा के प्रभावों को प्रदर्शित करती है। दोनों छात्र तब बाहर शोर सुनते हैं, जिसका समापन युका के आत्महत्या के प्रयास में होता है। आगामी अराजकता में वे जंगल में भागकर स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, केवल यह जानने के लिए कि वे एक विशाल जापानी सैन्य अड्डे के किनारे पर है। जूरान और योनदेओक को तब जापानी कमांडर द्वारा पकड़ लिया जाता है और वापस सुविधा में लाया जाता है। जापानी कमांडर प्रिंसिपल से कहता है कि अब से वह प्रयोग की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगा, जिससे प्रिंसिपल और डॉक्टर, जो खुद जापानी है, बहुत निराश हो जाते हैं। सैनिक उसके कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं और प्रयोग से संबंधित उसके सभी दस्तावेज जब्त कर लेते हैं। जूरान और कई अन्य लड़कियों को बेहोश कर दिया गया है और उन्हें दवा का एक नया रूप दिया गया है, जिसके बारे में डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि इसके और भी ज्यादा गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। योनदेओक को बगल का एक कमरा मिलता है, जिसमें गायब लड़कियों के संरक्षित शवों से भरे टैंक भरे हैं। उसे ढूंढा जाता है, बेहोश कर दिया जाता है, एक टैंक में जंजीरों से बांध दिया जाता है और डुबो दिया जाता है। उसकी चीखें जूरान को जगाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जूरान उत्पात मचाती है और उस जगह मौजूद सभी जापानी सैनिकों को मार गिराती है। वह दूसरी लड़कियों को जगाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। साथ मिलकर वे घात लगाकर डॉक्टर को बेरहमी से मार डालती है। प्रिंसिपल जूरान समेत कई लड़कियों को गोली मार देती है। एक बार तो योनदेओक से भरे पानी के टैंक पर भी गोली लग जाती है। अपनी दोस्त की मौत से बुरी तरह खून से लथपथ और व्याकुल जूरान प्रिंसिपल को दीवार पर लटके एक कील पर फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जूरान को आखिरी बार योनदेओक के शव के पास बैठे देखा गया, फुसफुसाते हुए, चलो अब घर चलते हैं, तुम और मैं। वह मर जाती है। 1980 के दशक की शुरुआत में कामुक फिल्मों को नीतिगत तौर पर सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और निर्मित किया जाता था। विडंबना यह है कि उस समय सख्त सेंसरशिप और बड़े पैमाने पर कटौतियां भी थीं,
यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी लगभग न के बराबर थी। आज के परिप्रेक्ष्य से इस विडंबना पर पुनर्विचार करके मुझे लगा कि मैं 2025 में इसकी पुनर्व्याख्या कर सकता हूं और इसके अर्थ को इस तरह से तलाश सकता हूं जो एक नया संदेश दे। निर्देशक ली हेंग ने सोमवार को सियोल के मापो जिले में नारू सियोल एम गैलरी में नाटक के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, केवल फिल्म पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह श्रृंखला सत्तावादी नियंत्रण से चिह्नित समय की अशांत भावना पर प्रकाश डालती है। साथ ही इसके केंद्र में दो महिलाओं के बीच कोमल एकजुटता को भी चित्रित करती है। एक समय बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म के रूप में प्रशंसित मैडम एमा की बाद के वर्षों में महिला पात्रों के यौन वस्तुकरण के लिए आलोचना की जाने लगी। किमजो ग्वांगसू, कोरियाई, जन्म 26 मार्च 1965, जिन्हें पीटर किम के नाम से भी जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और एलजीबीटी अधिकार कार्यकर्ता है। 1-2 आजीविका। किम ग्वांगसू का जन्म सियोल के सेओंगबुक जिले में हुआ था। उन्होंने 2006 में अपनी यौन अभिविन्यास का खुलासा किया और कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर किमझो ग्वांगसू रख लिया। किमझो दक्षिण कोरिया के कुछ खुले तौर पर समलैंगिक फिल्म निर्देशकों में से एक है और एलजीबीटी विषयों पर आधारित कई फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। 3. उन्होंने निर्देशक ली सोंग हील के साथ मिलकर 2006 में नो रिग्रेट फिल्म का निर्माण किया, जिसे पहली वास्तविक कोरियाई समलैंगिक फिल्म माना जाता है। 4. 2008 में उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म बॉय मीट्स बॉय का निर्देशन और लेखन किया, साथ ही 2 अनुवर्ती फिल्में जस्ट फ्रेंड्स 2009 और लव 100 डिग्री सेल्सियस 2010। उनकी पहली फीचर फिल्म टू वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल 2012 में रिलीज हुई थी। 5. व्यक्तिगत जीवन। किम जो ने 7 सितंबर 2013 को सियोल में फिल्म वितरक और एलजीबीटी कार्यकर्ता डेविड किम सेउंगहवान 2004 से उनके साथी के साथ एक सार्वजनिक गैरकानूनी शादी समारोह आयोजित किया, जो देश में अपनी तरह का पहला था जो समलिंग विवाह को मान्यता नहीं देता है। 6, 7, 8, 9 उनकी शादी की तैयारियां और समारोह ही जंग हीसन की 2015 की डॉक्यूमेंट्री माई फेयर वेडिंग का विषय था। 10. फिल्मोग्राफी। निदेशक 2008 बॉय मीट्स बॉय, 2009 सिर्फ दोस्त, 2010 घोस्ट बी विद मी, 2010 लव 100 डिग्री सेल्सियस, 2012 2 शादियां और एक अंतिम संस्कार, 2014 वन नाइट ओनली। लेखक 2008 बॉय मीट्स बॉय, 2009 सिर्फ दोस्त, 2010 लव 100 डिग्री सेल्सियस, 2014 वन नाइट ओनली। निर्माता 2001 वानी और जुनाह, 2002 ईर्ष्या मेरा मध्य नाम है, 2400 क्यूट, 2005 द रेड शूज, 2006 कोई पछतावा नहीं, 2006 ओल्ड मिस डायरी, 2007 वॉयज ऑफ टुमारो, 2007 पोर्न मेकिंग फॉर डमीज, 2007 मिल्की वे लिबरेशन फ्रंट, 2010 घोस्ट बी विद मी, 2010 ब्रेक अवे, 2011 डिटेक्टिव के सद्गुनी विधवा का रहस्य, 2011 ग्राहक, 2015 डिटेक्टिव के सीक्रेट ऑफ द लॉस्ट आइलैंड, 2019 चोपिल हो द डॉनिंग रेज। गालना चा जूरान शिजुको के रूप में पार्क बोयंग 7, 8, 9। जी प्रधानाध्यापिका काटो साने के रूप में जी3। पार्क सोडेम हांग येओनदेओक बटा काजुए के रूप में 10। कोंग येजी युका के रूप में, जू बोबी किहिरा के रूप में, शिम हिसियोप केंजी के रूप में, पार्क सुंग्योन जीवन शिक्षक के रूप में, को वोनही अब मृत छात्रा के रूप में, जिसे शिजुको भी कहा जाता है, फ्लैशबैक में दिखाई देती है। बॉक्स ऑफिस द साइलेंस्ड 18 जून 2015 को रिलीज हुई थी। यह तीसरे स्थान पर रही, पहले 4 दिनों में 258,
$0.00 दर्शकों से 2.02 बिलियन $1.83 मिलियन की कमाई की। पार्क सोडेम, कोरियाई, जन्म 8 सितंबर 1991, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्म द प्रीस्ट्स 2015 और टेलीविजन सीरीज सिंड्रेला विद 4 नाइट्स 2016, रिकॉर्ड ऑफ यूथ 2020 और डेट्स गेम 2023 से 2024 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। 2-3 उन्होंने 2019 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म पैरासाइट में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जिसने 2019 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 4 अभिनेताओं ने 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। 5 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जब पार्क हाई स्कूल में थीं, तब उन्होंने संगीत में फिल्म ग्रीज देखी और अभिनय में उनकी रुचि विकसित हुई। विश्वविद्यालय में रहते हुए लगभग 17 ऑडिशन में अस्वीकार किए जाने के बाद पार्क ने स्वतंत्र फिल्मों की ओर रुख करके अपना करियर शुरू किया। 6 अविश्वसनीय स्रोत। 7 2010 में पार्क ने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। वह 2010 के एक्टिंग विभाग की कक्षा का हिस्सा थीं, जिसमें उनके सहपाठी किम गोयू, ली यूयंग, आहन यूजिन, ली सांगेई, किम सुंगचेओल, चा सेओवोन और ली ह्वीजोंग शामिल थे। 8 आजीविका। 2013 से 2016 प्रारंभिक करियर। पार्क ने फरवरी 2014 में कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें लघु फिल्म जगत की जीन डोयोन कहा जाता है। अकेले 2013 में उन्होंने 8 लघु फिल्मों में अभिनय किया और 15 से अधिक लघु फिल्मों में प्रभावशाली अभिनय किया। 9 स्वतंत्र सिनेमा में एक विपुल कलाकार के रूप में जाने जाने वाले पार्क ने कोरियन एकेडमी ऑफ फिल्म आर्ट्स की फिल्म इंगटूगी, बैटल ऑफ द इंटरनेट ट्रॉल्स और इंडी फिल्म स्टील कोल्ड विंटर में अभिनय किया, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने प्रीमियर पर ध्यान आकर्षित किया। पार्क ने मुख्यधारा की फिल्मों स्कारलेट इनोसेंस और द रॉयल टेलर में भी छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाईं। 10 2015 में 20वें बिफ में पार्क 2015 में द साइलेंस्ड में अपने प्रदर्शन से मजबूत छाप छोड़ने के बाद वह मुख्यधारा में आ गईं, जिसने उन्हें बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 7-11 इसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही वेटरन और द थ्रोन में काम किया, जिसके कारण उन्हें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रहे से थ्रिलर द प्रीस्ट्स में कास्ट किया गया। 12-13 एक दुष्ट प्रेतग्रस्त हाई स्कूल छात्रा की उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के कई पुरस्कार दिलाए। 14-15 पार्क ने अपनी फिल्मोग्राफी का विस्तार टेलीविजन तक भी किया। 2016 में उन्होंने KBS 2 के मेडिकल ड्रामा ए ब्यूटीफुल माइंड 16 और TVN की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज सिंड्रेला विद 4 नाइट्स में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 3 इसके बाद वह 2016 में पैट्रिक मार्बर के हिट नाटक क्लोजर के पुनरुद्धार में बेसियोंगवू, सियो ह्यूनवू, किम सोजिन और किम सोनहो के साथ दिखाई दीं। 17 2019 वर्तमान पैरासाइट के माध्यम से बढ़ती लोकप्रियता और करियर में सफलता। 2019 में पार्क ने बोंग जूनहो की ब्लैक कॉमेडी पैरासाइट में अभिनय किया। 18 फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह दक्षिण कोरिया में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 19 उन्हें परिवार की एक चालाक, तेजतर्रार छोटी बहन के रूप में उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली और उन्हें जेसिका जिंगल के लिए जाना जाने लगा। 20 उसी वर्ष पार्क यम जंगाह और यू सेआह के साथ विभिन्न प्रकार के शो 3 मील्स ए डे, माउंटेन विलेज में शामिल हुई। 2020 में पार्क को युवा नाटक रिकॉर्ड ऑफ यूथ में एक महत्वाकांक्षी मेकअप कलाकार के रूप में लिया गया था। 21 उसी वर्ष पार्क ने विभिन्न प्रकार के शो गमसुंग कैंपिंग में भाग लिया,
जो पार्क नाराय, आहन यंगमी, सोन नायू, सोलर के साथ एक कैंपिंग किस्म का शो है। दो बाद में पार्क ने स्टेज प्ले द स्टूडेंट और मिस्टर हेनरी में अपनी वापसी की, एक स्टेज प्ले जो उन्होंने 2017 में किया था। 2022 में 58वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में पार्क 2022 में किसी फिल्म में अपनी आखिरी उपस्थिति के 3 साल बाद पार्क अपराध एक्शन फिल्म स्पेशल डिलीवरी में एक पेशेवर डिलीवरी ड्राइवर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दीं। 22-23 2023 में उन्होंने 1933 में ली हेयंग की जासूसी एक्शन फिल्म फैंटम में एक उच्च रैंकिंग वाले जापानी अधिकारी के कोरियाई सचिव के रूप में अभिनय किया। 24-25 उसी वर्ष के दौरान पार्क ने डेथ्स गेम में महिला प्रधान भूमिका निभाई, जिसमें डेथ नामक एक रहस्यमय इकाई का चित्रण किया गया जो एक व्यक्ति को उसकी आत्महत्या और मौत के अपमान की सजा के रूप में दर्दनाक मौतों के 12 चक्रों से दंडित करती है। दलपालन, जन्म कांग कियंग, 16 जुलाई 1966, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म स्कोर संगीतकार और संगीत निर्देशक है। 2 वह पहली पीढ़ी के कोरियाई हेवी मेटल और इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार थे और सिनावे, H2O और पिपी बैंड के पूर्व सदस्य थे। उन्होंने 1997 में फिल्म बैड मूवी से फिल्म संगीत बनाना शुरू किया और 2 साल बाद फिल्म लाइज 1999 से अपनी पूरी तरह से शुरुआत की। 2002 में दलपरन, जंग यंगग्यू, बैंग जुनसियोक और ली ब्योंगहून ने फिल्म संगीत समूह पिच प्रेजेंट की स्थापना की। दलपरन अक्सर पिच प्रेजेंट के एक साथी संगीतकार जंग यंगग्यू के साथ कई फिल्मों के संगीत पर काम करते हैं, जिनमें ए बिटर स्वीट लाइफ 2005, द गुड, द बैड, द वियर्ड 2008, द फ्रंट लाइन 2011, द थीव्स 2012, असैसिनेशन 2015 और द वेलिंग 2016 शामिल है। 3-4 संगीत निर्देशक के रूप में उन्हें फिल्म वैनिशिंग टाइम, ए बॉय हू रिटर्न्ड 2017, बिलीवर 2018, सैमजिन कंपनी इंग्लिश क्लास 2019 और फैंटम 2023 में उनके काम के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन, दलपालन का जन्म 16 जुलाई 1966 को सियोल में कांग कियंग के रूप में हुआ था। उन्होंने योंगसन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल में उनकी प्रसिद्ध गायक गीतकार शिन जोंगह्यून के बेटे शिन डेचेओल से गहरी दोस्ती हो गई। 5 आजीविका, बैंड संगीतकार के रूप में प्रारंभिक करियर। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद कांग कियंग ने ली होग्यू, ली ग्यूनह्युंग और किम जोंगसियो के साथ बैंड लिटिल स्काई 1986 में बासिस्ट के रूप में अपना संगीत करियर शुरू किया। 6 इसके बाद कांग, शिन डेचेओल, गिटार, किम जोंगसियो और किम मिन्की के साथ हेवी मेटल बैंड सिनावे में शामिल हो गए। उन्होंने उनके पहले एल्बम की रिकॉर्डिंग के दौरान बैंड छोड़ दिया, हालांकि बाद में उनके दूसरे एल्बम के लिए वापस आ गए। 7-8 इसके बाद उन्होंने किम मिंगी, ड्रम और पार्क ह्यूनजुन, गिटार के साथ बैंड H2O का गठन किया और पहला एल्बम डोंट वरी किया। 9 उन्होंने H2O के दूसरे और तीसरे एल्बम पर काम किया, जिसमें एक वैकल्पिक शैली थी। 10-11 उन्होंने 1993 में H2O के साथ प्रचार करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें अब रॉक संगीत आकर्षक नहीं लगा। उन्होंने रॉक की सत्तावादी भावना के बारे में चिंता व्यक्त की। 1994 में उन्होंने आराम करने और पेंटिंग करने के लिए पेरिस, फ्रांस में 1 साल बिताया। यह इस समय के दौरान था कि उन्होंने टेक्नो संगीत की खोज की, जो यूरोप में फल-फूल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे बदलते रुझानों के अनुकूल नहीं हुए, तो वे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिदृश्य से अलग हो सकते हैं। 12 1995 में कोरिया वापस आने के बाद दलपालन ने गिटारवादक पार्क हियोनजून के साथ नवपंक पिपी बैंड का गठन किया, जिनसे उनकी मुलाकात H2O में हुई थी और उन्होंने पंक संगीत के साथ प्रयोग किया। 10-11-12 उन्होंने जिस गायिका की खोज की, ली यूनजियोंग ने तुरंत अपनी गायन शैली और अपनी अनूठी फैशन शैली
और पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग की याद दिलाने वाली मुक्त उत्साह से ध्यान आकर्षित किया। 13, 14, 15 ली यूनजियोंग के जाने के बाद बैंड ने अपना नाम बदलकर पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग विद गोगुमा क्वोन ब्योंगजून कर लिया और प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि उनके अपरंपरागत कार्यों जैसे प्रदर्शन रोकना और लाइव संगीत रैंकिंग कार्यक्रम के दौरान कैमरे पर थूकना के कारण उन्हें भविष्य में प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अंततः बैंड भंग हो गया। अपने अल्पकालिक अस्तित्व के बावजूद पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग के संगीत प्रयोगों का उस समय की संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने गाथा गीतों और नृत्य संगीत के प्रभुत्व वाले संगीत उद्योग में पंख को पेश किया और स्ट्रॉबेरी जैसे गीतों में टेक्नो को शामिल किया। 12 यह एक इंडी दृश्य के उद्भव में योगदान दे रहा था। 13, 16, 17 टेक्नो संगीत और फिल्म संगीत। 1997 के अंत में कांग कियंग टेक्नो संगीत में गहराई से रम गए। उस समय होंगरे क्षेत्र में केवल 1 दर्जन के आसपास डीजे सक्रिय थे, जिनमें से अधिकांश या तो नाइट क्लब डीजे या रॉक कैफे डीजे थे, हिप हॉप पर केंद्रित डीजे को छोड़कर। लगभग इसी अवधि में टेक्नो डीजे का उदय होने लगा और संगीतकार धीरे धीरे आनंद के लिए इस क्षेत्र में शामिल होने लगे। इससे पहले उन्होंने डीजेइंग में हाथ आजमाने के बारे में सोचा था और अंततः इसे अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपना मंच नाम दलपरन चुना, जो कोरियाई भाषा के ब्लू मून से लिया गया है, और कोरियाई भाषा में एक अधिक मधुर ध्वनि वाला नाम बनाने के लिए शब्दों के क्रम को उलट दिया। 18 1990 के दशक के उत्तरार्ध में घरेलू टेक्नो परिदृश्य का अभाव था। होंग विश्वविद्यालय के निकट टेक्नो क्लब स्थापित नहीं थे और यहां तक कि कोरिया के सबसे बड़े पीसी संचार टेक्नो क्लब 21st सेंचुरी ग्रूव हितेल में भी प्रतिदिन कुछ ही आगंतुक आते थे। 1997 के उत्तरार्ध में होंग विश्वविद्यालय के निकट मास्टर प्लान में पहले टेक्नो प्रदर्शन की उपस्थित लोगों ने आलोचना की थी, जिन्हें बिना बोलों वाली दोहरावदार धुनें पसंद नहीं आईं। दलपरन ने भूमिगत परिदृश्य की चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया और कम उपभोक्ताओं और बिना किसी संस्थागत समर्थन वाले बाजार में अग्रणी होने की कठिनाइयों को महसूस किया। दलपरन ने विभिन्न संगीत परिदृश्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन टीवी जैसे मुख्यधारा के मीडिया पर सीमित शैली प्रतिनिधित्व के कारण उभरते कलाकारों के लिए अवसरों की कमी पर खेद व्यक्त किया। 12 उसी समय दलपरन ने निर्देशक जंग सुनवू के मार्गदर्शन में फिल्म संगीत में कदम रखा। उपन्यासकार किम येओनसू ने वरिष्ठ लेखक जंग जियोंगिल को पिप्पी बैंड के संगीत की सिफारिश की, जिससे निर्देशक जंग सुनवू को अगले वर्ष पिप्पी बैंड के दूसरे एल्बम इनकम्प्लीट ऑपरेशन के एक गीत पर आधारित एक 2012 में उन्होंने किमसी के एकल एल्बम प्रायोरिटी का सहनिर्माण किया। 29 2015 में पिप्पी बैंड ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ईपी एल्बम पीपीपीबी जारी किया। उनके पूर्व प्रबंधक, जो अब पॉप संगीत में एक प्रमुख हस्ती है, ने इस अवसर पर एक एल्बम जारी करने का प्रस्ताव रखा। 30-31 2016 में दलपरन और जंग यंगग्यू ने ध्वनि कार्य के साथ प्रदर्शनी डेल्यूजन अर्थ में भाग लिया। 32 उन्होंने 12वें जेचियोन अंतर्राष्ट्रीय संगीत और फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड के विश्व संगीत फिल्म रुझान खंड के लिए जज के रूप में भी काम किया। 33 हालांकि उन्होंने 2019 में एसबीएस नाटक बिग इश्यू के कुछ संगीत में भाग लिया था, लेकिन माइन पहली बार है जब उन्होंने किसी नाटक के लिए समग्र संगीत की देखरेख की है। 34-35 इसके बाद किंगडम सीजन 2। 36 2020 में बैंग जुनसियोक, किम ताएसियोंग और दलपरन द ऑडियो सिनेमा सीरीज स्टूडियो एन द्वारा नियोजित में शामिल हुए। 37 2021 में दलपरन, जिन्होंने 90 के दशक के माहौल के साथ समजिन कंपनी इंग्लिश क्लास ओएसटी बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संगीत, टेक्नो और डिस्को शामिल है, शुरुआत से लेकर अंत तक ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में एक संगीत पुरस्कार प्राप्त किया। 38 डिस्कोग्राफी एकल
1997 पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग द फूल बस एल्बम। 1987 सिनावी दूसरा एल्बम डाउन एंड अप। 1991 H2O दूसरा एल्बम डोंट वरी। 1993 H2O तीसरा एल्बम टुरे आई। 1995 पिप्पी बैंड पहला एल्बम सांस्कृतिक क्रांति। 1996 पिप्पी बैंड का दूसरा एल्बम इम्पॉसिबल मिशन। 1996 पिप्पी बैंड रीमेक रेड बीन फिश पंस। 1997 पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग तीसरा एल्बम वन वे टिकट। 1998 दलपरन पहला एल्बम व्हिसल स्टार। 2001 खिलौना हाथी भिक्षु एक परी कथा पुस्तक। 2004 दलपरन और ब्योंगजुन पहला एल्बम इमिटेशन बॉय 39। 2004 पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग द कंप्लीट बेस्ट। 2015 पिप्पी बैंड की 20वीं वर्षगांठ ईपी एल्बम PPPB भाग लेने वाला एल्बम। 1997 लंचबॉक्स कमांडोज पहला एल्बम डिलीशियस ऑमनिबस लंचबॉक्स कमांडोज। 2002 यू हियोल द्वारा आमंत्रित संगीत की एक नई दुनिया 11 वर्षा। 2005 कोरियाई पारंपरिक संगीत महोत्सव स्मारक एल्बम 10। 2005 क्विजिनाचिंगचिंगनेन। 2005 ईस्ट्रोनिका एपिसोड 1 15 प्रेम। फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। दलपरन के संगीत से सजी फिल्म बैड मूवी ने काफी ध्यान आकर्षित किया और कोरियाई फिल्म उद्योग में संगीत निर्देशकों की बढ़ती पहचान को चिह्नित किया। 1998 में दलपरन ने व्हिसल स्टार शीर्षक से कोरिया से आने वाला पहला टेक्नो सोलो एल्बम रिलीज किया। 12 एल्बम में एक प्रामाणिक टेक्नो ध्वनि है जिसमें गीतों का न्यूनतम उपयोग और दोहरावदार यांत्रिक ध्वनि वाले तत्वों की प्रधानता है जो एक स्वप्निल वातावरणीय गुणवत्ता का निर्माण करते हैं। 20 इसके बाद दलपरन ने 1999 में जंग सनवू की लाइज के साथ एक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी आधिकारिक शुरुआत की। एक टेक्नो प्रचारक के रूप में दलपरन ने अपनी पहली फिल्म में टेक्नो संगीत को शामिल किया। 2000 में दलपरन ने साथी संगीतकारों यू एंड मी ब्लू के बैंग जुनसियोक, 21 फिशरमैन प्रोजेक्ट और इनाल्ची के जंग यंगग्यू और सिंथ पॉप बैंड लिजर्ड के ली ब्योंगहून के साथ मिलकर फिल्म संगीत समूह पीच प्रोजेक्ट की स्थापना की। पीच प्रोजेक्ट एक तरह का स्वतंत्र समुदाय था जो अपने साझा हितों से एकजुट था। धीरे धीरे पीच प्रोजेक्ट को फिल्म उद्योग में पहचान मिलने लगी क्योंकि यह वह समय था जब कोरियाई फिल्में पुनरुत्थान के दौर में प्रवेश कर रही थीं। 22-23 2002 की गर्मियों के अंत में जंग मिनसुंग नाम के एक योजनाकार ने उनके साथ एक बैठक का प्रस्ताव रखा। साथ मिलकर उन्होंने जिम्पो में एक अनोखा संगीत स्थल बनाया और फिल्म संगीत कंपनी पीच प्रेजेंट की स्थापना की। 2005 में उन्होंने किम जी-वून की फिल्म ए बिटरस्वीट लाइफ 2005 के लिए संगीत निर्देशक के रूप में जंग यंगग्यू के साथ काम किया। 25-26 2007 में पिप्पी बैंड के पहले एल्बम कल्चरल रेवोल्यूशन को क्यूंगयांग शिनमुन और संगीत विशेष वेबजीन हार्ट नेटवर्क द्वारा शीर्ष 100 कोरियाई लोकप्रिय संगीत एल्बमों में 51वें स्थान पर चुना गया था। उनके टेक्नो संगीत में इस्तेमाल किए गए अधिकांश स्वर साइकेडेलिक है और वे अक्सर वाल्डोर्फ और रोलैंड TB 303 जैसे महंगे विंटेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर तीखे और आक्रामक स्वरों का उपयोग करते हैं। 27-28 2009 में टेक्नो संगीत ने आखिरकार कोरिया में लोकप्रियता हासिल की। टेक्नो डीजे दलपरन ने टेक्नो, जो कभी एक अस्पष्ट अवधारणा थी, को एक परिचित संगीत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेक्नो पार्टियों के लिए जाने जाने वाले डीजे समूह और असोमा के एक प्रमुख सदस्य के रूप में दलपरन ने होंगिक विश्वविद्यालय के पास 108 फीट नामक एक टेक्नो क्लब भी खोला और उभरते कलाकारों के टेक्नो ट्रैक्स वाले एक संकलन एल्बम
टेक्नो 8 के विमोचन समारोह की मेजबानी तो की। बात कर ले इस सीरीज के बारे में, तो ये 22 अगस्त को जैसा कि मैंने बताया रिलीज होने वाली है। एपिसोडों की अभी कंफर्म नहीं की गई है कि कितने हमें देखने को मिलेगा, और कंफर्म ये हमें हिंदी में देखने को मिलेगी। हिंदी टीजर ट्रेलर आउट हो चुका है, आप उसे देख पाओगे। बाकी मैंने अपडेट पूरी इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।